हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम लोग लगातार 12th क्लास का फिजिकल चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ना चाहते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी बताना चाहें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग जो बताते हैं वो ये बताते हैं वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है। तो उसको देखने के लिए हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहेंगे क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, क्या इसकी डायरेक्शन पर कोई डिपेंडेंसी है। तो अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो आप लोग जानते हैं ना ही इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ना ही डायरेक्शन पर इसकी कोई डिपेंडेंसी होती है। नहीं, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, स्केलर। तो अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ना तो उस क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होती है और ना ही डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, हम कहते हैं जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। यानी अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज भी कर देते हैं तो भी चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। जैसे देखो, ये बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल फ्रेम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रखूं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ फ्री स्पेस में ले आए तो तब भी चार्ज कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स 2D फ्रेम में भी चार्ज की वैल्यू उतनी है, 3D फ्रेम में भी चार्ज की वैल्यू उतनी है। तो इसका मतलब फ्रेम को चेंज करने पर चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर कोई भी एटम अर्थ पर है और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज की वैल्यू उतनी ही होगी जितना किसी प्लेनेट पर होगी। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रेम और रेफरेंस को चेंज भी करता हूँ तो फ्रेम और रेफरेंस को चेंज करने पर चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं, चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रेम और रेफरेंस पर। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हम कहते हैं कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, हम यहाँ तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं जो चार्ज है वो ना तो खुद की स्पीड पे डिपेंड करता है ना ही उस ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हम लोग बात करते हैं एटम की। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, और भी होंगे, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग होती है। इसमें अलग स्पीड होगी, इसमें अलग होगी, आगे जो इसका ऑर्बिट होगा उसमें अलग स्पीड होगी। लेकिन आप देखें कि भाई इन सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये निकला कि डिफरेंट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू उतनी ही आ रही है। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता जो चार्ज को पजेस करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हो तो भी चार्ज की वैल्यू कितनी आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इसके बाद देखिए, सपोज कीजिए आप ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करने लगते हैं, यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं या रुक जाते हैं या कूदना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन की खुद की डिफरेंट स्पीड पर देखा, चार्ज की वैल्यू एक ही है। आप खुद अगर मूव कर रहे हैं तो भी चार्ज की वैल्यू उतनी है। इसका मतलब जो चार्ज है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता जो चार्ज को पजेस करता है, ना ही वो ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड करता है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि रेस्ट में जो चार्ज होता है वही चार्ज मोशन की स्टेट में भी होता है। इसको अपन लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखो 2-3 पॉइंट ही समझने के हैं। सबसे पहला हमने देख लिया कि भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हमने देख लिया कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा मैंने आपसे कह दिया
कि चार्ज उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता जो चार्ज को पजेस करता है, और ऑब्जर्वर की स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता, यानी रेस्ट में जो चार्ज की वैल्यू होती है वही चार्ज की वैल्यू मोशन में होती है। इसी को अपन लोग कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बाकी सारे पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि भाई चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसके अलावा हमने देखा कि वेरियस प्रोसेस की अगर आप बात करें तो डिफरेंट प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। इसके बाद हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी रेडिएट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे पॉइंट। सबसे पहला, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, चार्ज फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, मैंने आपसे कहा था चार्ज उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता जो कि चार्ज को पजेस करता है, ना ही वो ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड करता है। इट मींस चार्ज एट रेस्ट should be equal to charge at motion. It is called invariance of charge. फिर मैंने आप लोगों से कहा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि वेरियस प्रोसेसेस में चार्ज कंजर्व रहता है। फिर मैंने आप लोगों से ये पॉइंट कहा कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैंने आप लोगों से कहा अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको भी आप पॉइंट के फॉर्म में कह सकते हो कि चार्ज को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है हमारे पास कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज हमेशा मास के साथ ही प्रेजेंट होता है। इट मींस हम कह सकते हैं अगर चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है तो उस कंडीशन में मास की वैल्यू भी 0 होना पॉसिबल नहीं। आपको याद हो मैंने कहा था चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये निकला कि कोई मास पार्टिकल ही चार्ज को पजेस कर सकता है। अगर मास पार्टिकल नहीं होगा तो चार्ज को पजेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चार्ज हमेशा किसके साथ प्रेजेंट होगा, मास के। जैसे मैंने आपसे कहा चार्ज का कॉज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल है। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली हम मास का ही तो वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम कहते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी अगर चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है तो मास की वैल्यू भी 0 होना पॉसिबल नहीं है। चार्ज होगा तो डेफिनेटली मास होगा। हाँ, आप इसका अपोजिट नहीं कह सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर मास 0 नहीं है तो चार्ज 0 भी हो सकता है और हो सकता है चार्ज 0 ना हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये एग्जांपल हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास आप लोग जानते हैं 1.674 × 10⁻⁻27 kg। तो मास तो है लेकिन चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, प्रोटॉन मास भी है और चार्ज भी है। प्रोटॉन का चार्ज आप लोग कितना जानते हैं, 1.672 × 10⁻⁻27 kg। तो दोबारा देख, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई चार्ज हमेशा किसके साथ एसोसिएशन में होता है, मास के। यानी अगर चार्ज है तो मास डेफिनेटली होगा। इसका उल्टा नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि मास है तो चार्ज भी होगा। हो सकता है बॉडी में चार्ज हो और नहीं भी हो। और ये जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं वो उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि देखो मास तो है चार्ज नहीं है। एग्जांपल क्या हो गया, न्यूट्रॉन। मास भी है चार्ज भी है, एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटॉन। तो ये तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज है और मास नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब बेटा जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
सबसे पहले हम ये नाम से जानने का प्रयास करते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने के काम में आती है। इसकी हेल्प से हम चार्ज का डिटेक्शन करते हैं, चार्ज का पता लगाते हैं। अच्छा, इसमें करते क्या है, गोल्ड लीफ, यानी इसमें गोल्ड की बनी हुई बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जिनको गोल्ड लीफ से भी कहा जाता है। तो यानी एक ऐसी डिवाइस जिसमें गोल्ड की लीव्स की हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, वर्क कैसे करता है जरा वो समझें। सबसे पहले इसके मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूं। इसमें गिलास का बना हुआ एक जार होता है जिसमें कि एक मेटल की रॉड फिक्स होती है। मेटल की रॉड को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कॉर्क की हेल्प से। इसका जो ऊपर वाला एंड होता है मेटल की रॉड का, वहाँ मेटल की बनी हुई डिस्क लगी होती है, और कई बुक्स में आपको मेटल की नॉब भी कह देंगे, नॉब कह सकते हैं, डिस्क कह सकते हैं, कुछ भी कह दें। और जो नीचे वाला एंड होता है वहाँ गोल्ड लीफ्स लगी होती हैं, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ अर्थिंग होता है जिससे इसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, गिलास का बना हुआ जार होता है जिसमें मेटल की रॉड लगी होती है। मेटल की रॉड के ऊपर के एंड पर मेटेलिक डिस्क यानी मेटल की बनी हुई डिस्क लगी होती है, और नीचे वाले एंड पर गोल्ड लीफ्स होती है, बहुत पतली पतली होती है। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ अर्थिंग होता है, और मेटल रॉड को कॉर्क की हेल्प से फिक्स किया जाता है। अब ये डिटेक्शन कैसे करता है वो देखो। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये जो गोल्ड लीफ्स है वो इस तरह से होती है, यानी कोई डाइवर्जेंस इनके बीच में नहीं होता। अब क्या होगा, सपोज करो कि मैं यहाँ किसी चार्ज बॉडी को लेकर आया, चार्ज बॉडी को मैं यहाँ पर इसके कांटेक्ट में लेकर आया हूँ, तो आप जानते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन का प्रोसेस होगा। मैंने को चार्जिंग के 3 मेथड बताए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो सबसे पहले दो बॉडीज को रब किया जाता है, तो रब कर नहीं रहे उसको हटाओ। अब रह गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो बॉडीज के बीच में कुछ गैप रहता है, वो कांटेक्ट में नहीं रहती, तो यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं हो सकता। अब ये दोनों कांटेक्ट में है, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कंडक्शन से मैंने कहा था सेम नेचर का चार्ज आता है। दूसरी बात, कंडक्शन से जो चार्ज आता है वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे आप बॉडी को हटाते हो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट में एक चार्ज बॉडी को लेकर आऊंगा, तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये चार्ज पहले मेटल की डिस्क में, मेटल की डिस्क से मेटल की रॉड में, और मेटल की रॉड से कहाँ जाएगा, गोल्ड लीफ पर। कहते ऐसा है, बाकी आप सभी लोग जानते होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन हम सिंपल वर्ड में बोलें तो यहाँ से चार्ज पहले कहाँ आएगा, मेटेलिक डिस्क में, मेटेलिक डिस्क से मेटल की रॉड पर, और मेटल की रॉड से गोल्ड लीफ पर। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों गोल्ड लीफ पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी सेम नेचर का लैग चार्ज आ गया। और लैग चार्ज की वजह से क्या होगा, पहले गोल्ड लीफ आपकी ऐसे थी, और फिर क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। यानी इन गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस है ना, वही डाइवर्जेंस ये बताता है कि इन गोल्ड लीफ पर चार्ज आ चुका है। और चार्ज कहां से आया होगा, मेटल की रॉड से, मेटल की रॉड पर मेटल की डिस्क से, और मेटल की डिस्क पर इस ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब जरा हम इसको उल्टा करके चलते हैं, अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो गई तो इन पर चार्ज आया है। चार्ज कहां से आया, मेटल रॉड से, मेटल रॉड पर कहां से आया, मेटल डिस्क से, और मेटल डिस्क पर कहां से आया, बॉडी से। यानी ऑब्जेक्ट या बॉडी कैसा है, चार्ज है। अगर ये डाइवर्ज नहीं हुई तो इसका मतलब इन पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो मेटल रॉड पर कोई चार्ज नहीं आया, इसका मतलब मेटल की डिस्क पर कोई चार्ज नहीं आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी कैसा है, न्यूट्रल है। इसका मतलब हमने चार्ज को डिटेक्ट कर लिया, पता लगा दिया। अगर गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो गई तो ये बॉडी कैसी है, चार्ज, और ये डाइवर्ज नहीं हुई तो ये कैसी है, अनचार्ज। क्लियर, अगर डाइवर्ज हुई तो कैसी है, चार्ज, डाइवर्ज नहीं हुई तो कैसी है, अनचार्ज। सिंपल सा। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, चार्ज का पता लगाते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं। अब जरा सुनिए, अब ये तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गया। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में हम किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को तो हटा देता हूँ, और उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आता हूँ। तो बताइए इसके डाइवर्जेंस में क्या चेंज आएगा। तो
सुनना आप अच्छी तरह से। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आया तो एक गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मैंने आपसे कहा था जो चार्ज होता है वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता, वो चार्ज इन गोल्ड लीफ पर ही रहेगा। अब आपने क्या किया, इसको तो हटा दिया और नेगेटिव चार्ज बॉडी आप लेकर आए। अब जैसे आया उसकी वजह से कोई डाइवर्जेंस हुआ होगा। इसमें एक कंसेप्ट थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा, ये जो डाइवर्जेंस हुआ होगा तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, यानी ये गोल्ड लीफ है, इतना भी डाइवर्ज हो सकती 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 है। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करेगा इनके बीच के रिपल्शन फोर्स पर। भाई रिपल्शन फोर्स कम होगा तो डाइवर्जेंस कम होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। और जो रिपल्शन फोर्स डिपेंड करता है इनके चार्ज पर, यानी जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो डिपेंड करता है इनके चार्ज पर। चार्ज ज्यादा होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। चार्ज कम होगा, रिपल्शन फोर्स कम होगा, डाइवर्जेंस कम होगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, चार्ज ज्यादा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा, डाइवर्जेंस ज्यादा। चार्ज कम, रिपल्शन फोर्स कम, डाइवर्जेंस भी कम। अब जरा इसी कंसेप्ट का लेके चलते हैं। तो यहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप नेगेटिव ऑब्जेक्ट को लेकर आए, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से मेटल डिस्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे मेटल की रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे गोल्ड लीफ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। जब ऐसा स्टार्ट करेगा तो पहले जैसे हमने डायग्राम में तीन पॉजिटिव चार्ज बता रखे थे, अब केवल कितने रह गए, दो रह गए। इसका मतलब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिपल्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और रिपल्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच का जो डाइवर्जेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आएगा और न्यूट्रलाइज करेगा, चार्ज और कम हो गया, रिपल्शन फोर्स भी और कम हो गया, डाइवर्जेंस भी और कम होगा। इसका मतलब ये निकला कि पहले मैं पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आऊं, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं, नेगेटिव को लेकर आऊं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट पर देखता हूं तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यानी डाइवर्जेंस डिक्रीज होता 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 यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज होने लग जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होने लग जाएंगे तो फिर से रिपल्शन होने लग जाएगा, और फिर से रिपल्शन होने लग जाएगा तो इसका मतलब डाइवर्जेंस फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले डाइवर्जेंस कम होगा, फिर डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा। इनिशियली डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। क्लियर? यानी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के बाद पहले हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आए गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में, उसके बाद हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को लेकर आए, तो क्या हुआ, डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि पहले पॉजिटिव को लेकर आए, उसको हटा के फिर दूसरे को लेकर आए और वो भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, डाइवर्जेंस इंक्रीज, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, डाइवर्जेंस डिक्रीज। क्लियर बेटा? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि भाई आपने क्या किया, पहले आप पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आए, क्या वही पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया, रिपल्शन फोर्स हुआ, डाइवर्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को तो मैंने हटा दिया, और यहाँ पर मैंने अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट कराई। अब मैं अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट कराऊंगा तो जैसे ही यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज फिर मेटल रॉड पर जाएगा, मेटल रॉड से वो गोल्ड लीफ पर जाएगा, और जाएगा तो चार्ज इंक्रीज होगा, डाइवर्जेंस भी इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें, पहले पॉजिटिव और फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव, तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा। पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, तो डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा। ये कहलाता है बेटा गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोस्कोप। अब कल से हम कूलम्ब फ्लो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बेसिक सारे कंप्लीट हो गए। अब इसका मेन टॉपिक है कूलम्ब फ्लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कल पढ़ेंगे।